हेलो एवरीवन। आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एक छात्र ने कुछ बीज एक फ्लास्क में रख कर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। क्यों तैरने लगे? पहला ऑप्शन है, वे बीज अंदर से खोखले थे। दूसरा, वे बीज हल्के थे। तीसरा, वे क्षतिग्रस्त थे। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यानी वो इसलिए तैर रहे थे क्योंकि बीज अंदर से खोखले थे और हल्के थे, इस वजह से हल्के थे और वे क्षतिग्रस्त थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्दी के मौसम में सामान्यतया छोटे छोटे बच्चों को ज़ुकाम व खांसी हो जाती है। ये रोग फैलते हैं, तो ये रोग कैसे फैलते हैं? पहला ऑप्शन है कवक के द्वारा, दूसरा है जीवाणु के द्वारा, तीसरा है विषाणु के द्वारा और चौथा है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, विषाणु के द्वारा। ये सभी जो रोग हैं, सर्दी ज़ुकाम खांसी, ये सब विषाणु के द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दिन पूजा ने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा, दूसरा प्रोटोजोआ के द्वारा, सेकेंड राइजोपस कवक के द्वारा एंड फोर्थ एस्परजिलस कवक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से थोड़े से दूध में थोड़ा दही डालने के बाद वो जम के दही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, 100 मिलीलीटर के एक फ्लास्क में 3/4 भाग पानी, 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखने पर उसमें से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एसिटिक अम्ल की तरह गंध आएगी, दूसरा अमोनिया की तरह गंध आएगी, तीसरा अल्कोहल की तरह गंध आएगी और चौथा है ब्रेड की तरह गंध आएगी। तो इतने देर तक 4-5 घंटे अगर इसको रखेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, अल्कोहल की तरह गंध आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, गन्ने की शक्कर से अल्कोहल के निर्माण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला पौष्चरीकरण, दूसरा किण्वन, तीसरा स्थिरीकरण और चौथा है हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लड़का नर्सरी में जाता है तथा एक पौधा खरीद कर अपने बगीचे में रोपता है। अब पौधे का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता? पहला प्रणोड, दूसरा जड़ तंत्र, तीसरा तना, चौथा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, जड़ तंत्र दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 7 खरपतवार है। पहला कोमल तने वाले पौधे, दूसरा खेतों बगीचों तथा गमलों में कुछ अनचाहे पौधे, तीसरा शाक, चौथा उपरोक्त सभी। तो इनमें से खरपतवार क्या है? तो ये सभी जो है खरपतवार हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि खरपतवार कौन से होते हैं? कोमल तने वाले पौधे भी खरपतवार हैं। खेतों बगीचों तथा गमलों में कुछ अनचाहे पौधे जो उगते हैं उन्हें भी खरपतवार कहते हैं, और जितने भी शाक हैं वो भी खरपतवार कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, एक गिलास में लाल रंग मिला हुआ जल लेते हैं और उसमें शाक के तने को आधार से काट कर रखते हैं। शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं, इसका अर्थ है क्या? अर्थ है पहला ऑप्शन नंबर 1 है, लाल स्याही की भांति जल में विलीन जल के रूप में के साथ ऊपर पहुंच जाते हैं। दूसरा, तने में जल ऊपर चढ़ता है। तीसरा, विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। यानी शाक का कुछ भाग नज़र लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो लाल स्याही की भांति जल में विलीन जो जल के रूप के साथ ऊपर उठ जाते हैं, और दूसरा इसमें से तने में से जल जो है ऊपर चढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा रखा हो। यह पौधा खिड़की की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? पहला ऑप्शन है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। दूसरा, सूर्य के प्रकाश से आकर्षित होते हैं। तीसरा, खुले स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। धूप उद्दीपन इसका काम करता है, इसलिए उसी की तरफ में ये मुड़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने अवश्य गए होंगे, निम्न में से पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये सामान्यतया शंक्वाकार होते हैं। दूसरा, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। तीसरा, इनकी पंक्तियाँ सुई के आकार की होती हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो पौधे होते हैं वे शंक्वाकार भी होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी भी होती हैं और इनकी पत्तियां सुई के आकार की भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन मरुस्थल में पाए जाने वाले में पत्तियां नहीं होती हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है। इन पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रायः तनु के द्वारा होता है। दूसरा, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तीसरा, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जड़ों से होता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रायः तनु के द्वारा होता है, इसलिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, मरुस्थल की पत्तियाँ जो है, मरुस्थल में पाए जाने वाले जो भी पौधे होते हैं उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा किसी परिवेश का अजैव घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 चट्टान, दूसरा है छोटे छोटे जीव, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि चट्टान जो है किसी भी परिवेश का अजैव घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चट्टान आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किसी जलाशय में मछलियों को ध्यान से देखने पर लगभग सभी मछलियों के पंख एवं पूंछ चपटी हैं, जो उन्हें ऑप्शन नंबर 1 जल के अंदर सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरा, जल के अंदर दिशा परिवर्तन में सहायता करती हैं। तीसरा, जल के अंदर संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। और चौथा, विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। यानी ये जो पंख और पूंछ चपटी दिखाई पड़ती है, इससे क्या होता है, जल के अंदर दिशा परिवर्तन में ये सहायता करते हैं और जल के अंदर संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। 2 और 3 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, मनुष्य की कोहनी केवल आगे और पीछे ही गति कर सकती है क्योंकि उसमें अवस्थित होती है। पहला, ग्लाइडिंग संधि, दूसरा हिंज संधि, तीसरा सैंडल संधि, चौथा धुराग्र संधि। तो सिर्फ आगे पीछे इसलिए मूव कर सकती है क्योंकि इसमें हिंज संधि प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, हिंज संधि। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, क्रिकेट मैच में बॉलर अपने हाथ कंधे से प्रत्येक दिशा में घुमा लेता है क्योंकि कंधे में होती है, क्या होती है? पहला, कंदुक खल्लिका संधि, दूसरा धुराग्रस्त संधि, तीसरा हिंज संधि, चौथा अचल संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कंदुक खल्लिका संधि कंधे में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, 2 कटोरियों में भीगी हुई रुई लेकर एक कटोरी में चने के बीज और दूसरी कटोरी में मक्का के बीज रखिए। अंकुरित होने पर मक्का के बीज रुई से आसानी से निकल आते हैं क्योंकि पहला, मक्के की जड़ रेशेदार होती है, दूसरा, मक्के की जड़ मूसला होती है, तीसरा, मक्का चले की अपेक्षा कम अंकुरित होता है, चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि जो मक्का होता है, मक्के की जड़ मूसला होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, किसी पौधे की पत्ती वाला शाखा को एक पॉलीथीन से ढककर बांध देने पर पॉलीथीन के अतिरिक्त पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 निर्जलीकरण, 3 वाष्पोत्सर्जन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, पूछा जा रहा है, रमा ने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। रमा के द्वारा कारण पूछने पर उसकी माँ ने क्या उत्तर दिया? ऑप्शन नंबर 1 इन्हें डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते, दूसरा, इन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं है, तीसरा, इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं, चौथा, उपरोक्त सभी। तो नीम की पत्तियां इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि इनको डालने से पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्न में से कौन सा खाद्य
से होने वाला लाभ नहीं है। पहला, मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तीसरा, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो खाद से होने वाला लाभ कौन सा नहीं है? तो पहला है मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी होती है, ये हमारा लाभ नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जड़, 2 तना, तीसरा पत्तियां, चौथा है पुष्प। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पहला है ऑप्शन मूल रोम, दूसरा रंध्र, तीसरा पर्णशिराएं, चौथा है बाह्य दल। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, रंध्र। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 2 खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करना। फोर्थ, जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। अमरबेल निम्न में से किस प्रकार का पादप है? ऑप्शन नंबर 1 स्वपोषी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतजीवी, चौथा परपोषी। तो ये जो है अमरबेल दूसरे पौधे पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये जो है परजीवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, परजीवी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। पहला अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है गुड़हल, तीसरा है घटपर्णी या पीचर पादप, चौथा है गुलाब। तो कीट को पकड़ के खाने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, घटपर्णी या जिसे पीचर पादप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं, सामान्यतया ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्र में, 2 मरुस्थल में, थर्ड महासागर में, और फोर्थ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो ऐसे मांसाहारी जीव उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 पर्वत पर वायु दाब भूजल की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। एक मुर्गी अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है, तो मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित, ऑप्शन नंबर 4 0। तो इसमें कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसकी संरचना एक कोशिकीय होती है? कौन? तो इनमें से किसकी संरचना एक कोशिकीय है? ऑप्शन नंबर 1 अमीबा, ऑप्शन नंबर 2 पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 3 श्वेत रक्त कणिकाएं, एंड ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो एक कोशिकीय संरचना वाले ये सभी होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सभी एक कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है। अध्यापक ने प्रयोगशाला में छात्रों को अमीबा दिखाया, जो कि अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा अपनी आकृति क्यों बदलता है? ऑप्शन नंबर 1 गति करने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 भोजन ग्रहण करने के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है पादाव बनाने के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि ये अपनी गति इन सभी कारणों की वजह से बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 2 कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न पादपों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है, ऑप्शन नंबर 4 कोशिका को गति प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है।
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 मांसपेशी ऊतक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन नंबर 4 संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, तंत्रिका ऊतक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? ऑप्शंस हैं पेशी ऊतक, ऑप्शन 2 रुधिर, ऑप्शन 3 तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, रुधिर, यानी ये सब काम ब्लड करता है। ऑप्शन नंबर 33 में आते हैं, मानव शरीर के किस अंग का बाहरी या भीतरी आवरण का निर्माण किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर 2 पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर 3 संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, निम्न में से त्वचीय ऊतक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी परत बनकर रक्षी ऊतक का कार्य करना, ऑप्शन नंबर 2 बाह्य वातावरण के साथ गैसों ऑक्सीजन गैसों तथा जलवाष्प के आदान प्रदान में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 3 वाष्पीकरण में सहायक है, ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है। तो इसमें से बताना है कि त्वचीय ऊतक का कार्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, क्योंकि ये इसका ऊतक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है विभिन्न प्रकार की गतियों में सहायक है, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में जमा होती है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 वसा के रूप में, ऑप्शन 3 कार्बनिक यौगिक के रूप में, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक के रूप में। तो भोजन में प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक के रूप में जमा होती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।